हाँ जी, क्या हाल है? तो मैंने कहा एक ज़रा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंपनी अकाउंट्स पे एक क्विक रिकैप कर लें। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम कंपनी अकाउंट्स में बनाते हैं और इसमें हम बेसिकली दिखाते हैं कि हमारे शेयर्स में क्या चेंज आया और प्रॉफिट में क्या चेंज आया। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद कंपनी में एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनती है। इनकम स्टेटमेंट में तो वही आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है, बस उसमें से इंटरेस्ट बाद में माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, टैक्स माइनस करने के बाद। कंपनी में डिबेंचर्स होते हैं, उन पे जो इंटरेस्ट देना होता है वो दैट्स लाइक लोन, तो उसको इक्विटी में नहीं डालते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में यू गॉट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, जैसे कि यू हैव शेयर कैपिटल, यू हैव शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है, फिर इसमें जनरल रिजर्व होता है और इसमें रिटेन अर्निंग्स का कॉलम होता है और टोटल का कॉलम आता है। इफ़ दिस कम्स आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अगर आया आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये आएगा, बट अगर ये आया तो ये फॉर्मेट बना होगा और आपको सिर्फ वैल्यूज़ डालनी होगी। तो ज़रा डिस्कस करते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल होता है जो हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए होते हैं इनटू द वैल्यू पर शेयर, जिसको पार वैल्यू बोलते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में ऑर्डिनरी शेयर्स ही होते हैं। आपको इन थ्योरी पता होना चाहिए कि एक और स्पेशल टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, जो रियल ओनर्स नहीं होते हैं कंपनी के, इक्विटी में होते हैं वो भी, बट वो रियल ओनर्स नहीं होते हैं। उनको हम एक फिक्स डिविडेंड देते हैं और उनके पास कोई वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होते। खैर कल के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का फ़र्क पता होना चाहिए, तो वो प्लीज़ नोट्स में पढ़ो। फिक्स डिविडेंड जो हमने गारंटीड किया होता है, अगर वो प्रॉफिट कभी नहीं होता है तो हम फिर क्यूमुलेटिव को अगले साल दे उनको मिला के देते हैं पिछले साल का। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव को हम बोलते हैं कि आप बेटा सॉरी हम आपको नहीं दे सकते, आपका टू बैड, द कंपनी डिडंट मेक इनफ प्रॉफिट है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में हम पहले तो स्टार्टिंग वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होंगी। उसके बाद जो भी इस साल का प्रॉफिट होता है उसको हम रिटेन अर्निंग्स में ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी रिटेन अर्निंग्स बढ़ा देता है इस साल का प्रॉफिट। सही। फिर हमने जो डिविडेंड्स पे किए होते हैं उनको हम रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं। तो आपने याद रखना है जो हम डिविडेंड्स पे करते हैं सिर्फ वो माइनस करते हैं, जो हम प्रपोज करते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। अगर कभी हमने ट्रांसफ़र टू जर्नल रिज़र्व किया उसको भी हम रिटेन अर्निंग से माइनस करके जर्नल रिज़र्व में ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर हमें किसी प्रेमिसेस पे या किसी लैंड वैंड पे प्रॉफिट हो गया, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, उसको हम इधर लिख देते हैं। अगर हमने कोई शेयर्स इशू किए और मज़ीद, जैसे $1 वाला शेयर है उसको हमने 1.2 में इशू कर दिया। अभी मैं ज़रा राइट्स और बोनस पे आता हूँ। तो जो भी हमने शेयर्स इशू किए होंगे, जैसे लेट से हमने 10,000 शेयर्स इशू किए, तो टोटल हमें 10,000 शेयर्स $1 वाले हमने 1.2 पे इशू कर दिए, तो टोटल हमें मिले तो 12,000 ना। तो हम उसमें ये 10,000 इधर लिखते हैं, प्रीमियम में 2,000 आ जाता है और बाकी 12,000। मतलब जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ना उसी वैल्यू पे फिक्स रहेगा जिस वैल्यू का शेयर है। अरे आप 1 का शेयर 5 में भी बेचें तो $4 प्रीमियम में जाएगा, इसमें 1 ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डबल एंट्री होती है। बैंक डेबिट 12,000, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10,000, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 2,000, ठीक है। सो दैट्स फॉर योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर योर इशू ऑफ शेयर्स एंड ऑल। बट थोड़ी सी इसकी अगर डिटेल में जाऊँ तो देखो आपको दो चीज़ें और पता होनी है कंपनी में। वो है कि एक चीज़ होती है राइट्स इशू। तो ये राइट्स इशू क्या होता है? सो इट्स ये भी कंपनी शेयर्स बेचती है और पैसे लेती है शेयर होल्डर से, लेकिन इसमें ये होता है कि आप सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हो शेयर्स, तो यू डोंट इनवाइट न्यू पीपल। सो जैसे अगर एक उसमें हमें ये पता करना होता है राइट्स इशू करने से पहले कि कंपनी में ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं। लेट्स से कंपनी में अगर 80,000 शेयर्स पहले से हैं, ओके, अब जब वो राइट्स इशू करेंगे ना तो डायरेक्टर्स इस तरह अनाउंस करेंगे कि 1 for 4 राइट्स इशू, उसके बाद एक प्राइस लगा देंगे, लेट्स से 1.7, और आपको ये पता होगा कि ये शेयर ऑलरेडी $1 का था पहले,
तो 1/4 राइट्स इशू एट 1.7 का मतलब होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो यू हैव राइट टू बाय 1 शेयर फॉर 1.7। अब होता क्या है कि जब हम ये अनाउंस करते हैं ना तो मार्केट में जो प्राइस होती है 1.7 से ऊपर होती है, तो तभी हर शेयर होल्डर अपने राइट को एक्सरसाइज करता है, मतलब ही गोज़ फॉर इट। सो अगर 80,000 शेयर्स हैं और 1/4 राइट्स इशू है, तो करने का जो सही तरीका है वो ये कि आप 80,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बेटा कभी 2/7 भी होगा और 3/8 भी होगा, तो इसलिए 1/4 ये डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर। हमें पता चल कि हम 20,000 शेयर्स और बेचेंगे। अब 20,000 शेयर्स अगर हम और बेचेंगे $1 वाले एट 1.7, तो 20,000 आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा, 0.7 से आपका प्रीमियम बढ़ेगा 14,000 से, और 34,000 आपके बैंक में चले जाएंगे। इसको स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में इस तरह दिखाएंगे, इसको टोटल में दिखाएंगे, इसको शेयर कैपिटल में, इसको शेयर प्रीमियम में। तो बस ये सिंपल होता है। फिर जो आपका बोनस इशू है वो तो आप शेयर होल्डर्स को पागल बनाते हो। सो बोनस इशू में हम शेयर्स बेचते नहीं हैं, हम फ्री में शेयर्स दे देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो वो हमें पैसे नहीं देते हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली उनको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं। तो वी गिव देम शेयर्स बिकॉज वी कांट रियली गिव देम डिविडेंड्स, क्योंकि उस वक्त में भी कंपनी में प्रॉफिट हो लेकिन कैश फ्लो उसका ख़राब हो, लिक्विडिटी ख़राब हो, तो वो फिर डिविडेंड देगी तो लिक्विडिटी और ख़राब होगी क्योंकि डिविडेंड कैश फॉर्म में दिया जाता है। तो तरीका ये होता है कि आप बोनस शेयर्स दे दें शेयर होल्डर्स को और वो जाके उन शेयर्स को बेच दें अगर उनको बेचना है, और उनको फिर पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं बेचने तो दे कैन कीप देम एंड यू नो मे बी नेक्स्ट ईयर से उनको और भी ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। सो इट्स जस्ट अ वे टू ऑफसेट डिविडेंड्स एंड कॉम्पनसेट द शेयर होल्डर्स। तो इसमें व्हाट वी डू इज़, इसमें हम रिजर्व्स को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट इन इक्विटी में घूमती है ट्रांजैक्शन। रिजर्व्स जब डेबिट होते हैं तो आप रिजर्व में से माइनस करते हो, और शेयर कैपिटल जब क्रेडिट होता है तब शेयर कैपिटल में ऐड करते हो। तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो लेट्स से कंपनी के पास ऑलरेडी 50,000 शेयर्स हैं और $5 ईच, और इन्होंने अनाउंस किया 1/2 बोनस इशू। तो हमें इनके लिए बोनस इशू करना है। मैंने कहा है कि 50,000 शेयर्स हैं ऑफ $5 ईच, तो मतलब ये क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है। तो अगर 1/2 बोनस इशू किया तो हम बोल सकते हैं 50,000 इंटू 1/2, सो दैट मीन्स 25,000 शेयर्स इस कंपनी ने फ्री में दिए, या आप फ्री में देना चाह रहे हो, आपने एंट्री बनानी है। अच्छा, अगर डिविडेंड्स होते हैं ना वो प्रपोज हम नहीं डालते हैं या अनाउंस वाले नहीं डालते हैं, लेकिन बोनस इशू बोले अनाउंस किया है या राइट इशू अनाउंस किया, तो आप समझते हो कि भाई वो इसी दिन अनाउंस किया, अभी अनाउंस हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड करना होता है। सिर्फ जो कैश पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो डिविडेंड्स में लगता है। अच्छा खैर, हमने 25,000 फ्री शेयर्स दिए। अभी जो 25,000 फ्री शेयर्स है ना, आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो होगी 25,000 इंटू 5, बिकॉज एक शेयर $5 का, इनकी वैल्यू बनती है 125,000। तो बहुत लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि वो ये नंबर और शेयर के चक्कर में नहीं पड़ते और वो पहले ही टोटल वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, विच इज़ 250,000। उसको भी आप 1/2 करेंगे तो आपका 125,000 ही आएगा। अच्छा ना, जब ये 125,000 आ जाता है तो इस अमाउंट से ना हमें अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, मतलब शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है बाय 125,000, लेकिन हमें डेबिट करना है रिजर्व्स को। अब रिजर्व्स तो हमारे पास 4 होते हैं, रीवैल्यूएशन, शेयर प्रीमियम। इसकी एक फ्लेक्सिबल नेचर होती है। फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब होता है कि जो सबसे यूज़फुल है ना, आप कोशिश करो उसको एंड में यूज़ करो। तो एग्जामिनर बोल भी सकता है कि उनको फ्लेक्सिबल नेचर में रखना है, नहीं भी बोलेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको हर हमेशा इसको फ्लेक्सिबल नेचर में रखना है। मतलब जब आप रिजर्व्स को डेबिट कर रहे होंगे, ये जो 1,25,000 के, आप सबसे पहले अवेलेबिलिटी चेक करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व में, उसमें जितना अवेलेबल होगा पहले उसको खाली कर देंगे। अगर वही इनफ हुआ तो बस फिर इनफ है। मतलब अगर हमारे पास 125,000 का बोनस इशू करना है और रीवैल्यूएशन रिजर्व में उससे ज़्यादा पड़े हैं तो बस आप रीवैल्यूएशन में से सब निकाल लो, फिर भी कुछ रह जाए तो उसमें बच जाएंगे। फिर हम यूज़ करते हैं शेयर प्रीमियम को।
मतलब अगर भी हमने 125,000 का बोनस इशू करना है और हमारे पास 40,000 है रीवैल्यूएशन रिजर्व में, तो देन वी फॉल बैक टू शेयर प्रीमियम। वो भी अगर ख़त्म हो जाए, डिप्लीट हो जाए, नहीं हो, तो फिर हम जनरल रिजर्व पे आते हैं, और वो भी नहीं हो तो हम फिर रिटेन अर्निंग्स पे आते हैं, और अगर वो भी नहीं हो तो फिर हम बोनस ही नहीं देते, हम पे कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम बोनस हम उतना ही दे सकते हैं जितने हमारे पास रिजर्व हैं। ठीक है, फिर आई थिंक दैट शुड बी इनफ। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या चेंज होता है, तो बस आपको ये देखना है कि यार उसमें एसेट्स होते हैं, सही है, तो ये टोटल एसेट्स होते हैं। फिर आपका लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल का सेक्शन है, तो लाइबिलिटीज़ आ गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, जो भी जिस ऑर्डर में भी लिखो। बस ये जो कैपिटल का सेक्शन होता है ना, उसको आपने शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलना है, या शेयर होल्डर्स कैपिटल, या शेयर होल्डर्स फंड्स, तो उनको इधर लिख देते हैं। ये सारी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के एंड से हमने निकाली होती हैं, जो एंडिंग बैलेंसेस होंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के। ठीक है, अच्छा तो अगर वो बोलता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स निकालो, तो उसका वही मतलब होता है जो रिटर्न ऑन ओनर्स कैपिटल का मतलब होता है, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कैपिटल। इट्स जस्ट दैट द कंपनी में कैपिटल इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड्स। मतलब देखो, सोल ट्रेडर में जो कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल ही होता है, तो उसमें नेट प्रॉफिट हम ऐड कर लेते हैं, ड्राइंग माइनस कर लेते हैं। पार्टनरशिप में जो कैपिटल होता है वो होता है कैपिटल फिक्स्ड वाला, फिर प्लस करंट अकाउंट। तो जब हम करंट अकाउंट प्लस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का इफेक्ट करंट अकाउंट में ले लेते हैं। कंपनी में कैपिटल जो होता है दैट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स, क्योंकि कंपनी में पैसे जो हैं, जो अमाउंट्स हैं, वो कैपिटल में नहीं डाली जाती, एज इन इट्स पार्ट ऑफ कैपिटल बट वी डोंट कॉल इट कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इज द ओनली शेयर के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, जो फेस वैल्यू शेयर की जो पार वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो हर बिजनेस में वैसे ही निकलता है कि ये जो कैपिटल होता है, इसमें आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ऐड कर दें, या एसेट्स में से सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर लें। ठीक है, सो ये हो गया। इफ़ आई गेट टाइम आई विल मेक वन फॉर रेशियोज बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे लास्ट चीज़ मैं भूल गया था कि जो डिविडेंड्स हैं, इनकी कैलकुलेशन में आपने क्या चीज़ याद रखनी है। तो उसके लिए बस एक छोटी एग्जांपल कराऊंगा। यार देखो, अगर एक कंपनी है OM लिमिटेड, ठीक है, लेट्स से OM लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स इशू किए ऑफ $5 ईच। तो आपको पहले तो ये समझना है कि 80,000 शेयर्स हैं, $5 एक शेयर की वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू जो होती है ना, वो बनेगी 80,000 इंटू 5, तो टोटल वैल्यू बनती है 400,000। अब जो डिविडेंड्स कैलकुलेट करने होते हैं, पहली तो बात सिर्फ वो कैलकुलेट करने होते हैं जो हमने पे किए हैं, सही है। जो हम पे करेंगे वो तो हमने अभी कैलकुलेट नहीं करने, सही है। तो अब उसमें भी एग्जामिनर कैन कम अप विद 2 थिंग्स। ही माइट से कि डिविडेंड ऑफ 10% उस पेड। तो जब परसेंट होता है ना, तो हम वैल्यू पे लगाते हैं, ठीक है। और अगर वो बोले $0.1 पर शेयर, तो $0.1 पर शेयर जो है वो 80,000 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ओके।